दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसके लेखक हैं ज़िया उल हसन फ़ारूकी। एक ऐसी कहानी जिसमें शिकार, खौफ और इंसानी जज्बात एक साथ मिलकर एक बेमिसाल तजुर्बा पैदा करते हैं। जंगल के बीच जहां जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक सांस का फर्क होता है, वहां एक आदमी ने देखा वो मंजर जो जिंदगी भर भूलना मुमकिन नहीं था। हर कदम पर मौत घाटी में छुपी थी और हर सांस एक नई कोशिश थी जिंदा रहने की। ये सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं, बल्कि एक रूह का सफ़र है जो हमें दिखाता है कि कभी-कभी आदमी और जंगली दुनिया के दरमियान सिर्फ हिम्मत ही होती है जो उन्हें अलग करती है। अगर आपको असली शिकार और मैन ईटर बाघ की कहानियाँ पसंद हैं, जिनमें हर लफ्ज़ ज़िंदगी की सच्चाई से भरा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ रोज़ाना पहुंचती रहें। कुछ साल पहले मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में एक गांव जाना पड़ा जो दरियाए चनाब के किनारे पर था। उस गांव तक पहुंचने का और कोई ज़रिया नहीं था सिवाय उसे कच्ची सड़क के, जहां साइकिल भी मुश्किल से चलती थी। 5 मील का फासला मुझे ज़्यादा नहीं लगा, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ा। अप्रैल का महीना था, गर्मी अभी पूरी तरह से आई नहीं थी। मैं अपने कुछ ख्यालों में उलझा आम रफ्तार से चल रहा था जब अचानक पीछे से एक जोर की गरज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो दिल धाक से लह गया। चारों तरफ नज़र डाली तो बस रेत और झाड़ियां ही नजर आई। न कोई पेड़ था, न पनाह लेने की जगह। मैंने कदम तेज कर दिए, लेकिन थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। दरिया का किनारा आ गया था। एक तंग सी पटरी दरिया के साथ साथ दूर तक जा रही थी। तेज हवा, बिजली की गरज और उस सुनापन ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। ये मेरी पहली बार थी इस रास्ते से गुजरते हुए, इसलिए सब कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ा आगे गया तो दरिया के किनारे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। मैंने सोचा बारिश रुकने तक वहीं ठहर जाता हूँ। इस तूफान के बीच वो कुटिया मेरे लिए किसी महल से कम नहीं थी। मैं सिर से पांव तक भीग चुका था, इसलिए सीधा अंदर घुस गया। अंदर एक 80 साल के बूढ़े बैठे थे, लंबे बाल, सफ़ेद दाढ़ी, दीवार के साथ टेक लगाए हुए। मैं चुपके से अंदर घुसा तो उन्होंने मुझे देखा। एक पल सोचा और बोले, बेटे, तुम तो पूरे भीग गए हो। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और कपड़े निचोड़कर नीचे बिछी हुई सूखी घास पर बैठ गया। बहुत तेज़ बारिश है बाबा, मैंने कहा। हाँ बेटे, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? मैंने गांव का नाम बताया और वहां जाने की वजह समझाई। तब तक मेरी नज़र उनके घर की दीवारों पर पड़ रही थी। एक कोने में बाघ की खाल लटक रही थी और उसके पास एक पुरानी टूटी हुई बंदूक पड़ी थी। मैं कुछ देर तक उसे घूरता रहा। बाबा ने मेरी आंखों का सवाल समझ लिया। उन्होंने गहरी सांस भरी और उनका चेहरा उदास सा हो गया। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, ये बाघ की खाल और ये बंदूक, इनकी कहानी क्या है? उन्होंने सर झुकाकर कहा, बेटे, ये सब पूछकर क्या करोगे, कोई और बात कर लो। मैं चुप हो गया। शायद मेरी चुप ने उन्हें अपनी कहानी बताने पर मजबूर कर दिया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद बाबा ने धीरे से बोलना शुरू किया, बेटे, ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 25 साल का जवान था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मुझे मेरे चचा ने पाला। हम उस वक्त हिंदुस्तान के कस्बे बथलसोन के जंगल में रहते थे। वहाँ बाघ, लेपर्ड, भेड़िए, रीछ, सांभर और हिरण आम मिलते थे। चचा जंगल में लकड़ियाँ काट कर गुजारा करते थे और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे भी वही काम सिखा दिया। सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटना हमारा रोज का काम था। शरीर तंदुरुस्त था, आंखों में जवानी थी, मेहनत का जुनून था। आज 80 साल से ऊपर हो गया हूँ, लेकिन उस जमाने की याद आती है तो आंखों से आंसू चल पड़ते हैं। एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन तकदीर ने उन्हें मुझसे छीन लिया। वो तकसीम के वक्त सफ़र में ही कुर्बान हो गए। जिस गांव में तुम जा रहे हो वही मेरा भी गांव है। तब से वहीं मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी चलाता रहा हूँ। अब गांव के लोग मदद कर देते हैं। जब कभी दिल उदास हो जाता है तो इस छोटी सी कुटिया में आ जाता हूँ। यहाँ शांति मिलती है और कुछ यादें हैं जिनसे मैं अभी भी छुप नहीं पाता। दरिया का किनारा है। जब मैं उसकी लहरों को देखता हूँ
तो ऐसा लगता है जैसे वो लहरों के साथ मेरी पूरी जिंदगी की कहानी भी उठती डूबती जा रही हो। बाबा कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनकी आंखें उस छोटे से सुराख से बाहर देख रही थी जहां दरिया की लहरों पर छोटी छोटी झाग उठ रही थी। उन्होंने अपनी नमी भरी आंखें पोंछीं और धीरे से बोलने लगे। बेटे, मेरा एक दोस्त था, करम। हम उसे प्यार से करामू बुलाते थे। दोनों मिलकर लकड़ियां काटने जाते और कभी-कभी शिकार भी खेलते। मेरे पास बंदूक थी, तो करामू ने भी बंदूक चलाना सीख लिया। कुछ ही सालों में वो भी एक अच्छा शिकारी बन गया, लेकिन दिल का बहुत कोमल था। आम शिकार तो बड़े शौक से करता, पर बाघ के शिकार पर मुश्किल से ही तैयार होता। बाबा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा निशानेबाज था वो, शायद ही कभी उसका निशाना चूका हो। उस दौर में अंग्रेजों का राज था बेटे, पूरा राज। वो लोग तो काला सफेद दोनों के मालिक थे। एक बार मैंने एक मेम की जान बचाई थी, तो साहिब ने मुझे अपनी घोड़ी दी, बंदूक दी और मुझे अपने पास नौकर के तौर पर रख लिया। मैं हैरान होकर बोला, बाबा, आपने मेम की जान कैसे बचाई थी? बाबा हल्की सी हंसी के साथ बोले, वो कहानी कभी और सही बेटे। अभी तो तुम्हें इस टूटी हुई बंदूक और इस बाघ की खाल की कहानी सुनाता हूं। उन्होंने थोड़ा सा खांसकर अपनी बात जारी रखी। हाँ, तो मेरे पास 2 बंदूकें और एक घोड़ी हो गई थी। अब तो शिकार मेरा जुनून बन गया था। साहिब ने मुझे मखसूस इलाके में शिकार की इजाज़त दे रखी थी और वो खुद भी मुझे साथ ले जाते। 3-4 साल के अंदर मैं एक तजुर्बाकार शिकारी बन गया। इस दौरान मैंने 4 बाघ और 3 लेपर्ड मारे। मेम साहिबा मुझे खास पसंद करती थी। वो खुद भी शिकार पर जाती थी और मुझे अपने साथ रखती थी। साहिब और मेम दोनों ने मुझे शिकार की पूरी ट्रेनिंग दी थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि साहिब घर पर रहते और मैं और मेम साहिबा अकेला शिकार पर निकल जाते। मेरा दोस्त करामो भी हमारे साथ चला जाता था। बाबा की आवाज़ अब थोड़ी गहरी हो गई, जैसे पुरानी यादों में खो गए हों। उन्हीं दिनों एक लंगड़ा बाघ मैन ईटर बन गया। बाघ जब जख्मी हो जाए या उसके पैर में कांटा चुभ जाए या वो बूढ़ा हो जाए, तो अक्सर मैन ईटर बन जाता है। इसका सबब ये होता है कि वो तेज़ भागने वाले या बड़े जानवर पकड़ नहीं पाता, लेकिन आदमी उसके लिए आसान शिकार होता है। और जब एक बार बाघ इंसान का मांस चख लेता है, तो फिर उसे कोई दूसरा मांस पसंद नहीं आता। वैसा ही था वो लंगड़ा बाघ। 2-3 लकड़ीहरे गायब हो गए थे। जब उनकी तलाश की गई, तो सिर्फ उनके बिखरे हुए जिस्म के टुकड़े मिले। बाबा कुछ देर रुक गए, फिर बोलते गए। मैं जिस अंग्रेज के यहाँ नौकर था, उसका नाम विलियम था। बहुत बड़ा शिकारी था वो। अपनी 20 साल की शिकार जिंदगी में उसने 15 बाघ, 4 मैन ईटर, 12 लेपर्ड, 2 हाथी और 16 रीछ मारे थे। उसका बायां हाथ थोड़ा कमजोर था, क्योंकि एक रीछ से हाथ की लड़ाई में बुरा जख्मी हो गया था। लेकिन एक हाथ कमजोर होने के बावजूद वो कमाल का निशानेबाज था। विलियम साहिब हिंदुस्तान में कमिश्नर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शिकार ही अपनी जिंदगी बना ली थी। उन दिनों हिंदुस्तान के जंगल दरिंदों से भरे पड़े थे। साहिब लगभग 10 साल तक आसाम के इलाके में भी रहे, जहां वो हाथी के शिकार में रुचि लेते रहे। बाबा की आंखों में अब वो पुराने दिन चमक रहे थे। उस वक्त विलियम साहिब एक मैन ईटर की तलाश में थे। उस मैन ईटर ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा रखी थी। लोगों ने लकड़ी काटना छोड़ दिया था, खेती बंद कर दी थी और पूरा गांव वीरान हो गया था। ये सब देखकर विलियम साहिब बहुत परेशान थे। हमारे देशी शिकारियों ने भी कोशिश की, पर वो लंगड़ा बाघ किसी के हाथ नहीं आया। जैसे कोई साया हो, छुपकर आता, किसी आदमी को गर्दन से दबाता और फिर हवा हो जाता। हमने कई बार हांके कराए, उसकी खाई हुई लाश को बेट के तौर पर भी रखा, लेकिन वो लंगड़ा बाघ किसी भी हाल में हमारी गोली की रेंज में नहीं आता था। धीरे धीरे पूरे इलाके में अफवाह फैल गई कि ये बाघ नहीं, कोई बदरू है,
कोई भूत प्रेत जैसा। और सच कहूं तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता था बल्कि कोई साया हो। 2 महीने बीत गए पर हमारी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। एक सुबह मैं और कर्मो जंगल के किनारे बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक दूर से बंदूक चलने की आवाज आई। गोली की आवाज ज्यादा दूर नहीं थी। हम बिना सोचे समझे उस तरफ दौड़ पड़े। मुश्किल से 3 फरलॉन्ग गए होंगे कि हमें एक शिकारी नजर आया जो नाले के पास झुककर कुछ देख रहा था। हमने सोचा शायद किसी ने हिरन मारा है और अब वो उसे काट रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे हमारी आंखें खुलकर रह गईं। जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। आधी लाश किसी दरिंदे ने खा ली थी और वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि विलियम साहब का दोस्त सरदार हरनाम सिंह था। उसने हमें देखते ही कहा, फजलू, कर्मो, तुम दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। सरदार जी, लगता है ये भी उस लंगड़े बाघ की ही करतूत है। मैं लाश के पास झुककर ध्यान से देखने लगा। हाँ हरनाम सिंह, पग मार्क्स भी उसी के हैं। जमीन पर खून अभी तक ताज़ा था। दूसरी तरफ भी खून के निशान दूर तक जा रहे थे। लगता था जैसे बाघ ने किसी दूर जगह से उस बदनसीब आदमी को घसीट कर यहां लाया और यहीं बैठकर अपनी भूख मिटाई। जहां लाश पड़ी थी वहां छोटी बड़ी झाड़ियां चारों तरफ थीं। एक तरफ एक बड़ा सा घास का झुंड था जिसमें बाघ आराम से छुप सकता था और उसके सामने 2 पुराने पेड़ खड़े थे, एक बिल्कुल दूसरे के सामने। हरनाम सिंह ने उन पेड़ों को कुछ देर तक देखा, फिर बोला, आज रात उसे खत्म करके ही चैन लूंगा सरदार जी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आज रात हम पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे। ये दोनों पेड़ मचान बनाने के लिए बिल्कुल ठीक हैं। अब वक्त ज़ाया ना करें, चलिए विलियम साहब को खबर देते हैं। हमने लाश को घसीटकर एक घनी झाड़ी के अंदर छुपा दिया। सोचा अगर बाघ दिन में नहीं आया तो रात में तो जरूर आएगा। मैं अभी इतना कह ही रहा था कि अचानक जंगल में एक दहला देने वाली गरज गूंज उठी। आवाज इतनी जबरदस्त थी कि कर्मों के मुंह से चीख निकल गई और वो धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल एक बाघ झाड़ियों के पीछे से छलक कर हमारे सर के बिल्कुल ऊपर से कूदता हुआ सामने के जंगल में घुस गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हमें समझने का मौका ही नहीं मिला। हमने तुरंत बंदूक उठाई और फायर कर दिया। हरनाम सिंह ने कहा, फजलू, घबराओ मत, ये लंगड़ा बाघ मैन ईटर नहीं था। हमने कर्मों को उठाया, उसे संभाला और एक झाड़ी के किनारे से पूरे माहौल का जायजा लेने लगे। हरनाम सिंह ने धीरे से कहा, खुदा का शुक्र करो कर्मो, अगर ये मैन ईटर होता तो आज तुम जिंदा ना होते। हमने कुछ मिनट इंतजार किया लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। लाश घनी झाड़ी के अंदर सेफ थी। फिर फायर करते हुए सीधा विलियम साहब के बंगलों की तरफ निकल पड़े। हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये बाघ था कहाँ और इतनी तेज छलांग लगाकर पल भर में कहाँ गायब हो गया। ये राज आज तक हम नहीं समझ पाए। जब हम विलियम साहब के घर पहुंचे तो वो घर पर नहीं थे। मीम साहिबा ने बताया कि वो एक दोस्त के यहाँ गए हैं, बस अभी लौट आएंगे। हमने मीम साहिबा को पूरा वाकया सुनाया। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि बंगलों के गेट के बाहर औरतों के रोते हुए आवाजों ने माहौल को भयानक बना दिया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और तेजी से गेट की तरफ दौड़ पड़े। औरतें बाल खोलकर रोने जा रही थीं और अपनी कहानी बयान कर रही थीं। एक बड्ढा बूढ़ा आगे आया, रो रो कर अपनी बात सुनाने लगा। उसने बताया कि उसका बड़ा बेटा और उसका दोस्त अपनी बीवी से मिलने पड़ोसी गांव जा रहे थे। रास्ते में बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाघ ने मेरे बेटे को दबोच लिया। उसके दोस्त ने कुल्हाड़ी से बाघ पर वार किया लेकिन निशाना चूक गया और इस तरह बाघ मेरे बेटे को उठाकर ले गया। उसका दोस्त रो पीट कर हमारे पास आया। उसने अर्जी की हमारी मदद करो, एक ही बेटे से हाथ धोए बैठे हैं। अगर इस मुसीबत का कोई हल ना निकला तो हमारे गांव का खात्मा हो जाएगा। हमारी ज़मीन इस जंगल के नज़दीक ही है, सुबह शाम खेती करने जाना पड़ता है।
हरनाम सिंह ने नर्म नज़रों से मुझे देखा और फिर बुढ़े से पूछा। उस आदमी के कपड़े सफ़ेद थे और पैरों में बंद जूता था। मैंने तुरंत कहा कि वही लाश जो हमने झाड़ी में छुपाई थी, उस बूढ़े के बेटे की ही लाश है। मेरा दिल दर्द से भर आया। बदनसीब लड़के की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और वो अपनी बीवी को लेकर ससुराल जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसी बीच विलियम साहब भी वापस आ गए। वो मंजर देखकर समझ गए कि फिर कोई मुसाफिर बाघ का शिकार बन गया है। हमने उनको पूरा वाकया सुनाया और लाश के बारे में सब बताया। विलियम साहब ने केसरी निगाह से कहा कि फिक्र मत करो, जो होना था हो चुका। आज रात हम उस मंसूब बाग को ख़त्म कर देंगे। औरतें बेखौफ रो रही थीं। हमने उनको हौसला दिया। तभी वो आदमी जो उस लड़के के साथ जा रहा था लौट कर आया और पूरी बात सुनने के बाद हमने बाकी लोगों को घर वापस भेज दिया और उस आदमी को अपने साथ रुकने को कहा। हमारा प्रोग्राम ये था कि मैं, हरनाम सिंह, कर्मो और वो आदमी शाम से पहले जाकर 2 मचान बनाकर रात का इंतज़ार करेंगे। विलियम साहब और उनकी बेगम शाम तक पहुंच जाएंगे। हम पूरा सामान लेकर निकल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो शाम के 4 बजे थे। सूरज डूबने में अभी 3 घंटे थे। मचान बनाने वाले आदमी बाल्टी और कुल्हाड़ी लेकर तैयार थे। हमें डर था कि हम जब तक पहुंचे लाश उड़कर गई होगी, लेकिन खैर किस्मत अच्छी थी। लाश वहीं झाड़ी के नीचे पड़ी थी और उस पर जंगली मक्खियां घूम रही थीं। शाम तक हमारे बनाए हुए दोनों मचान सामने वाले पेड़ों पर तैयार हो गए थे। उन आदमियों को सूरज ढलने से पहले लौटाया गया, जिन्हें हमने लाश की हिफाजत पर तैनात किया था। हमारी गलती ये थी कि हमने उन्हें बता दिया था कि लाश को चारबैत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हमने जगह का जायजा लिया। हमारे दाएं हाथ पर उत्तर की तरफ ऊंचे टीले थे और घना जंगल। दक्षिण की तरफ खुला खेत था जिसमें छोटी झाड़ियां और लंबी घास पड़ी थी। घास इतनी ऊंची थी कि बाघ आराम से छुप सकता था। हमने लाश को घसीटकर दोनों मचानों के बीच रख दिया और तीनों एक मचान पर बैठकर विलियम साहब और उनकी बेगम का इंतजार करने लगे। मेरे पास 2 नली वाली बंदूकें थी। कर्मों के पास भी एक पुरानी बंदूक थी और हरनाम सिंह अपनी राइफल थामे खड़ा था। सूरज ढल चुका था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ उड़ रहे थे। हवा हल्की सी चलने लगी तो थोड़ी ठंडी सी महसूस होने लगी। हम विलियम साहब का इंतज़ार कर रहे थे। देर हो रही थी। उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। डर था कि रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि इस जंगल में बाघ और लेपर्ड के अलावा एक मैन ईटर भी था। अंधेरा गहरा हो गया, लेकिन विलियम साहब ना आए। हम चुपचाप बैठे थे। मैं धीरे बोला, सरदार जी, खुदा खैर करे, साहब अब तक नहीं आए। उसने सरगोशी में कहा, अगर वो नहीं आए तो तुम तैयार रहो। आज रात उस मैन ईटर को ख़त्म करना है, लेकिन उन्हें ज़रूर आना चाहिए था। कुछ गड़बड़ लगती है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। चांद भी निकला नहीं था। ऐसा लगा जैसे दूर से कोई औरत रोते हुए आ रही हो। हम सब ने कान उस तरफ लगा दिए। आवाज़ कभी ऊंची होती, कभी धीमी। फिर और लोगों की भी आवाज़ सुनाई देने लगी। जहां हम बैठे थे उससे लगभग 3 फरलॉन्ग दूर एक कच्ची सड़क गुजरती थी। हमने सोचा शायद कोई काफिला हो। उस ज़माने में सफ़र आमतौर पर काफिले की सूरत में होता था। जंगल में दरिंदे के अलावा डाकुओं का भी खतरा रहता था। कभी कभी औरत की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती, कभी वो अपनी बात बयान करती। हम हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमारे सामने कुछ रोशनी सी नज़र आने लगी। फिर ऐसा लगा जैसे 10 से 15 आदमी लाल दिए लटकाए हमारी तरफ आ रहे हों। वो सब ज़ोर से बोल रहे थे। औरत लगातार चीख रही थी, सरदार जी, काम खराब हो गया। हर कोई बोली। मैंने हरनाम सिंह से कहा। वो तुरंत मचान पर खड़ा हो गया। हम भी खड़े हो गए। लाल दिए की रोशनी में सब कुछ नज़र आने लगा। वो तो उस नौजवान की बीवी थी जिसकी लाश को हम बेट के तौर पर रख रहे थे। मैंने कहा, सरदार जी, नीचे उतारो और उनको रोको। हम नीचे उतर आए। थोड़ी ही देर में पूरा काफिला पेड़ के पास आ गया। वो लड़की भी साथ थी जिसे हमने लाश के नज़दीक रखा था। जब उसने अपनी आज़ादी पाई तो वो दौड़कर अपने शौहर की लाश से चिपक गई। मंजर पुरअसर था। हमने उसे संभाला और लाश से थोड़ा दूर किया। वो फिर जैसी पागल सी हरकतें करने लगी। उसका सौभाग्य चला गया था। जवानी में ही वो विधवा हो गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी के लिए उसकी रोशनी खो गई हो।
वो एक हिंदू खानदान से थी। हमने समझाया कि हम सुबह लाश वापस कर देंगे। अगर तुम अभी लाश उठाए ले गए तो मैनीटर इस एक लाश के बदले तुम्हारे पूरे गांव का नुकसान कर देगा। हम काफ़ी देर तक उसको तसल्ली देते रहे कि अब मैनीटर उस लाश को नहीं खाएगा। हम जैसे ही पास पहुंचेंगे उसका इंतकाम ले लेंगे। उन लोगों को मुसीबत से मनाना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो मान गए। लड़की की हालत देखने लायक थी। वो लोग उसे लेकर चले गए। हमने खुदा का शुक्र अदा किया और दोबारा मचान पर बैठ गए। रात हो चुकी थी, लगभग 9 बजे। विलियम और उनकी बेगम अब तक नहीं आए थे। ये बात हमारे लिए परेशानी का सबब थी। दोनों किसी भी सूरत पीछे नहीं रह सकते थे। हमने मशवरा किया कि एक आदमी दूसरी मचान पर बैठ जाए। कर्मों की राय थी कि मैं उसके साथ रहूं। हरनाम सिंह ने भी उसकी बात से सहमत होकर हमें कुछ ज़रूरी हिदायतें दीं और नीचे उतरकर दूसरी मचान पर चढ़ गया। हमें हुक्म था कि अगर बाघ तुम्हारे निशाने में आए तो भी तुम पहले फायर ना करना, जब तक हरनाम सिंह पहला गोली न चला ले। अगर उसका निशाना चूक जाए तो फिर हम दोनों एक साथ फायर करेंगे। 16वीं रात का चांद अब उभर आया था और पूरा जंगल उसकी चांदनी से रोशन हो गया था। उस चमक में जंगल का हुस्न देखकर लगता था जैसे जमीन पर चांदी बिखर गई हो। ये खूबसूरती सिर्फ वही समझ सकता है जिसे कभी चांदनी रात में जंगल देखने का मौका मिला हो। हवा हल्की सी चल रही थी। मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं से कोई कीड़े मकड़ों की हल्की सी आवाज आ रही थी। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार चेतावनी दे रही थी कि कोई खतरा आसपास है। कभी कभी घास हल्की सी हिलती तो मेरी उंगली ट्रिगर पर मजबूती से कस जाती, लेकिन वो सिर्फ कोई लोमड़ी या कीदड़ होता। आधी रात होने को थी। नींद आंखों पर छाने लगी थी, लेकिन लाश को देखकर हम अपने आप को संभालते रहे। हरनाम सिंह दूसरी मचान पर पत्तियों में पूरी तरह छुपा बैठा था। ऐसे लम्हे बहुत अजीब होते हैं। लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना, टांगे सूजन जाती हैं, सांस लेना भी बोझल लगने लगता है, क्योंकि जरा सी भी हरकत या इंसानी बू बाघ तक पहुंच जाए तो वो शिकारी के पूरे प्लान को बर्बाद कर सकता है, और कभी कभी तो शिकार की जगह शिकारी ही उसका शिकार बन जाता है। हमारे बाएं तरफ घास में कुछ सरसराहट सी हुई, जैसे कोई जानवर दौड़ रहा हो। थोड़ी देर बाद 2 भेड़िए उभर कर आए और लाश के पास पहुंच गए। उन्होंने लाश के चक्कर लगाए और फाड़ने लगे। मुझसे उनकी यह हरकत देखी ना गई, पर मजबूर था। अगर फायर करता तो बाघ दूर से सुनकर भाग सकता था। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। दूर से मोर की चीख सुनाई दी। उसके बाद लगा जैसे पूरा जंगल जाग गया हो, और फिर एकदम से बाघ की दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजी। कर्मू, जो शायद हल्की सी नींद में था, एकदम हिला और सरगोशी की, फजलू, बाघ आ गया। मैंने धीरे से कहा, होशियार हो जाओ, और फिर पूरा सन्नाटा छा गया। जंगल खामोश था, लेकिन वो खामोशी किसी तूफान का आलम थी। जब बाघ इस तरह दहाड़ता है तो ये जंगल के बादशाह का ऐलान होता है कि शिकार पर निकल चुका है, जिसे बचना है वो भाग जाए। मुझे यकीन था अगर ये वही लंगड़ा मैनीटर है तो अपने शिकार पर जरूर आएगा। चांदनी अभी भी पूरी रोशनी से चमक रही थी। मेरे बिल्कुल सामने एक छोटा सा टीला था जिसमें कुछ छोटी झाड़ियां थीं, पेड़ नहीं थे। अचानक मेरी नज़र उस तरफ गई तो देखा एक हिरन उभर कर आया। एक पल के लिए उसने पीछे देखा, फिर चारों टांगों से तेज भागता हुआ नीचे उतर गया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि बाघ उसी तरफ से आ रहा है। अब सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उस तरफ हरनाम सिंह की मचान थी। अगर बाघ उसके पेड़ के नीचे आता तो वो उसे देख नहीं पाता, लेकिन हरनाम सिंह तजुर्बेकार शिकारी था। बाघ की पहली दहाड़ के बाद फिर कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी, होशियार रहो। 15-20 मिनट गुजर गए, लेकिन बाघ ना आया। मैंने लाश की तरफ देखा। भेड़िए जा चुके थे। अब एक लोमड़ी उसे सूंघ रही थी। फिर एकदम से जमीन हिली, जैसे भूकंप आ गया हो, और उसी के साथ हमारे बिल्कुल पास से एक दहाड़ गूंजी, इतनी जबरदस्त कि जंगल का हर पेड़ कांप उठा। परिंदे उड़ने लगे, छोटे मोटे जानवर हर तरफ दौड़ पड़े। जंगल एक बार फिर मौत की खामोशी में छुप गया।
फिर एक नीलगाय तेज रफ्तार से दौड़ती हुई आई और लाश को कुचलती हुई निकल गई। उसके पीछे एक बाघ दौड़ता आया और घास के मैदान में उसे पकड़ लिया। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। मैं हैरान था कि बाघ को लाश की बू क्यों नहीं आई और वो लाश को छोड़कर नीलगाय के पीछे क्यों भागा। मैंने सोचा, ये लंगड़ा मैन ईटर नहीं हो सकता, बल्कि कोई दूसरा बाघ है, वरना वो इतने करीब आकर अपने असली शिकार को कभी नहीं छोड़ता। घास में कुछ देर तक जोर जोर से हलचल होती रही। बाघ ने नीलगाय को चीर फाड़ दिया, उसकी गर्दन का खून पिया और फिर पूरे शान से सर उठाकर इधर उधर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं ही जंगल का असली राजा हूं। ये बाघ कोई और था, जवान और बेपनाह खूबसूरत। फजल, फायर कर दो, बड़ा खूबसूरत बाघ है, इसकी खाल बहुत कीमती होगी। ये करमों की आवाज़ थी। मैंने उसे मना कर दिया। अगर हमने इस पर फायर किया होता तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। हमारा असल निशाना तो लंगड़ा मैन ईटर था। उधर हरनाम सिंह क्या सोच रहा था, कौन जाने, लेकिन एक बात पक्की थी, वो माहिर शिकारी था, ऐसी गलती नहीं कर सकता था। मेरी नज़र बाघ पर ही टिकी हुई थी। वो अब आराम से बैठा सांस ले रहा था। न हरनाम सिंह ने फायर किया, न मैंने। जंगल में फिर से खामोशी छा गई। कभी कभी हड्डियां टूटने की खटखट सुनाई देती थी। बाघ काफी भूखा लग रहा था। वो नीलगाय का पूरा सफाया कर रहा था। रात का पिछला पहर था। चांद मगरिब की तरफ झुक चुका था। हम लगभग मायूस हो चुके थे कि आज की रात बेकार गई। मुझे कभी कभी विलियम साहब और मेम साहिबा का ख्याल आता था। वो कहाँ रह गए? क्यों नहीं आए? उन्हें कोई हादसा तो नहीं हो गया? ऐसे अनेक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। वो दोनों मेरे मोहसिन थे और मेरा उनके साथ बर्ताव हमेशा इज्जत और दोस्ती भरा रहा था। एक ही पहलू पर इतनी देर बैठने से मेरी टांग सुन्नी हो गई थी। मैंने एहतियात से पहलू बदला और थोड़ी देर के लिए बंदूक एक तरफ रख दी। हाँ, ये शिकारी उसूलों के खिलाफ था, लेकिन थकान हद से ज्यादा थी। करमो, मेरा सर तो भारी हो गया है और दर्द भी हो रहा है, मैंने आंखें बंद करते हुए कहा। उसने भी बंदूक रख दी और एक शाख के सहारे थोड़ा टिक गया। हरनाम सिंह हमारी इस हरकत को देख रहा था। उसने तौहीन भरी नज़र से टॉर्च की रोशनी हम पर डाली। ये एक चेतावनी थी, होशियार रहो, मैन ईटर किसी भी वक्त आ सकता है। हम तुरंत संभल गए और बंदूक हाथ में ले ली। आधी रात के बाद हवा चलनी बंद हो गई थी। अब पिछले पहर जब दोबारा हवा चली तो उसका रुख पूरब से उत्तर की तरफ हो गया। मैंने अनजाने में एक गहरी सांस ली तो मुझे खुश्क और तीखी बू महसूस हुई, दरिंदे की मखसूस बू। मेरे सारे होश जाग गए। मेरी उंगली ट्रिगर पर कस गई। करमो भी होशियार हो गया। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। मैन ईटर के शिकार में शिकारी पर अक्सर ऐसी घबराहट छा जाती है जो अंदर तक हिला देती है। बाघ की बू अब और तेज होने लगी। मेरी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। मुझे लगने लगा जैसे हर तरफ से दो लाल अंगारों जैसी आंखें मुझे घूर रही हैं। लाश अब एक डरावना मंजर बन चुकी थी। मुझे अपनी सूंघने की सलाहियत पर शक होने लगा और मैं उसे अपना वहम समझने लगा, क्योंकि अपनी 10 साल की शिकारी जिंदगी में मैंने ऐसी हो कई बार महसूस की थी। लेकिन इस बार जाने क्यों लगा जैसे इस बू ने मुझे धोखा दिया हो। दरिंदा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस हो रही थी। मेरी नज़र फिर लाश की तरफ उठी और जैसे ही मैंने पेड़ के नीचे देखा, मेरी रग रग जम गई। खून जैसे रगों में ठंडा पड़ गया। मैन ईटर पेड़ के नीचे खड़ा था। हमें सीधा घूर रहा था अपनी भयानक चमकती आंखों से। उन आंखों से निकलती नीली रोशनी जैसे मेरे सीने के अंदर तक घुस गई हो। कर्मों की हालत खराब हो गई। उसने मौत को इतने करीब महसूस किया कि भीतर से कांपने लगा, जैसे कोई पत्ता तेज हवा में लरसता हो। उस वक्त अगर वो मैन ईटर एक छलांग मार देता तो हम दोनों का काम तमाम था। लेकिन उसी पल हरनाम सिंह की राइफल से बिजली जैसी गरज निकली। फायर हुआ, लेकिन बदकिस्मती से निशाना चूक गया, क्योंकि जब गोली चली, बाघ ने झुककर अपना शरीर से कोड़ लिया था, हमें लपकने के लिए तैयार। मैंने एक पल ज़ाया किए बिना फायर कर दिया।
गोली बाघ की दाहिनी पसली को चीर गई। बाघ झूल कर गिरा और एक दहला देने वाली दहाड़ के साथ सीधा हरनाम सिंह की मचान पर झपटा। मैंने तुरंत दूसरा फायर किया जो उसकी पिछली टांग पर लगा। अब वो 2 जगह से जख्मी हो चुका था और पागलपन के चरम पर पहुंच गया। जख्मी बाघ सबसे खतरनाक होता है। उसकी आंखों से जुनून टपक रहा था। वो बार बार उछलकर दोनों मचानों पर हमला करता, दहाड़ता, जमीन हिला देता। उसकी दहाड़ों से जंगल गूंज उठा। छोटे जानवर भाग गए, परिंदे उड़ गए। हम लगातार गोलियां चलाते रहे, लेकिन वो भी हर राह बदलकर गोली से बचकर झट से छलांग मार देता। कर्मों ने भी फायर किया, पर उसके बाद उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसका शरीर कांप रहा था। मैं उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। मुझे डर था कि वो मचान से गिर न जाए, क्योंकि अगर गिरता तो मौत पक्की थी। बाघ ने एक ज़बरदस्त झटका मारा और हमारी मचान के नीचे गिर गया, सिर्फ 1 फुट दूर। कर्मों के हाथ से बंदूक छूट गई। बाघ ने उसे अपने दांतों में पकड़कर तोड़ डाला। हरनाम सिंह मचान पर खड़ा हो गया और फायर किया। गोली सीधा बाघ की खोपड़ी चीर गई। मैंने भी एक और फायर किया जो उसके दिल पर लगा। बाघ ने एक और दहला देने वाली दहाड़ निकाली, फिर चुप हो गया। मैंने एक और गोली चलाई, लेकिन अब वो नहीं उठा। जंगल फिर से बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया। हम मचान से उतरे, कर्मों को भी नीचे उतारा। वो अभी तक कांप रहा था। बाघ लाश के पास ही बेजान पड़ा था। उसका पिछला पैर देखा तो जख्मी था और हमारे चेहरे पर एक लंबी मुस्कान फैल गई। ये वही मैनीटर था जिसका हम पीछा कर रहे थे। हरनाम सिंह ने एक मोटी सी गाली दी और गुस्से में आकर उस पर एक और फायर कर दिया। मैं हंसकर बोला, सरदार जी अब बस करो, बाघ तो मर गया। अभी हम बाघ के पास ही खड़े थे कि अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी। हमने पीछे मुड़कर देखा और सांस रुक गई। एक और बाघ कर्मों की गर्दन को जकड़ चुका था। कर्मों बेबसी से तड़प रहा था। उसकी आंखों में मौत थी। मैंने घबराहट में फायर कर दिया। गोली सीधा बाघ के पेट में लगी। वो वहीं धराशायी हो गया। लेकिन तब तक मेरा दोस्त कर्मों हमेशा के लिए चला गया। बाघ ने उसकी गर्दन चबा डाली थी। ये वही दूसरा बाघ था जो नील गाय खा रहा था, वही जो घास में छुपकर ये पूरा दृश्य देख रहा था। हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं था कि वो अब तक वहीं छुपा हुआ है। बाबा ने एक गहरी सांस ली। आंखें नम हो गई और आंसुओं का दरिया बहने लगा। बहुत देर तक वो हिचकियों से रोए। फिर टूटी सी आवाज़ में बोले, बेटा ये वही कर्मों की टूटी हुई बंदूक है और ये उसी बाघ की खाल। बाद में पता चला कि उस रात मिस्टर विलियम को तेज़ बुखार आ गया था, इसलिए वो और मेम साहिबा उस रात शिकार पर नहीं आ सके थे।